नमस्कार मित्रों, SGC के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास के तहत हम लोग मौर्य साम्राज्य देखेंगे, मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास के तहत मौर्यों का उदय, आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य का अपना एक अलग महत्व है। मगध के उत्कर्ष में, मगध का जब उत्कर्ष हो चुका था, मगध का उत्थान हो गया था, तब मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो इसके बारे में देखेंगे। नंद शासकों में से अंतिम शासक, मौर्य शासकों में से अंतिम शासक घनानंद अपने दमनकारी शासन के कारण अत्यधिक अलोकप्रिय था। इसके अलावा सिकंदर के उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण के बाद, मतलब सीमांत क्षेत्रों पर जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, उसके बाद उस क्षेत्र को विदेशी शक्तियों से बहुत अशांति का सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर के थे। सेल्यूकस निकेटर द्वारा स्थापित सेल्यूसिड राजवंश के शासन के अधीन आ गए थे। वह सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक था। मतलब सिकंदर महान के दो सेनापति थे। एक था आपका सेल्यूकस था। सिकंदर के दो सेनापति थे, एक सेल्यूकस, एक निर्याकस। तो आपका जो सेल्यूकस था वह थल सेना का सेनापति था, और जो निर्याकस था वह जल सेना का सेनापति था। इस तरह से दो सेनापति थे। और सिकंदर के बाद सिकंदर के उत्तराधिकारी भी पाए जाते दक्षिणी एशिया में। सिकंदर के उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं सेल्यूकस को। तो देखिए, तो सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक था। और चंद्रगुप्त एक बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से चतुर ब्राह्मण की मदद से, चतुर ब्राह्मण की बात किसी की गई है? चाणक्य की बात की गई है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री भी था और गुरु भी था। और इसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त एक बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से चतुर ब्राह्मण की मदद से कौटिल्य ने 321, चाणक्य का एक नाम क्या था? कौटिल्य भी था। कौटिल्य भी था और चाणक्य भी था। तो कौटिल्य ने 321 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर सिंहासन पर कब्जा किया। इसका नाम जो था घनानंद है। घनानंद को हराकर सिंहासन पर कब्जा किया। मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के, देखिए वैसे तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। देखिए इस वंश में कुल 3 महत्वपूर्ण शासक रहे हैं मौर्य वंश में। एक आपका चंद्रगुप्त है, फिर बिंदुसार के बाद अशोक महान। तो यह 2-3 ऐसे शासक रहे हैं जो मौर्य वंश में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो मौर्य साम्राज्य में ऐसे शासक थे जो अपने शासन काल के लिए प्रसिद्ध थे। नीचे दी गई तालिका में मौर्य साम्राज्य के शासकों की सूची दी गई है। तो यह 3 शासक आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इनका जो शासन काल का जो पीरियड था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चाणक्य यानी कौटिल्य की मदद से की थी, उनके सहयोग से की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, यह भी एक महान शासक था। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को विस्तार करने में, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बिंदुसार की बहुत बड़ी भूमिका थी। बिंदुसार के बाद शासक हुआ अशोक। तो इन तीनों का मौर्य वंश की उत्थान में, प्रगति में बहुत ही ज्यादा योगदान था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड था वह था 321 से 297 बीसी, मतलब ईसा पूर्व। 297 बीसी से 272 ईसा पूर्व का जो कार्यकाल है वह बिंदुसार का है, और 268 से 232 ईसा पूर्व का जो कार्यकाल है वह अशोका द ग्रेट का है, मतलब अशोक महान का है। तो इन तीनों, यह जो 3 राजवंश हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका इस मैप के माध्यम से पूरा आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उसका साम्राज्य का विस्तार क्या था। तो आप समझिए, देखिए आज के भारत से उस समय जो मौर्य साम्राज्य का भारत था कितना अलग था। मतलब कौन कौन से प्रांत मौर्य साम्राज्य में आते थे, अब समझ लीजिए। इस समय भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। 32 लाख वर्ग किलोमीटर है हमारे देश का क्षेत्रफल। मतलब विभाजन के बाद जो क्षेत्रफल है हमारे देश का वह है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वह लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका साम्राज्य कितना बड़ा था, इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा था। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र थे
आज के भारत के, जो मौर्य साम्राज्य में नहीं आते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, उससे ज्यादा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मौर्य साम्राज्य में उस समय आते थे, जो इस समय नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय देखिए, इस समय जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत का अधिकांश क्षेत्र, जिसमें असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इसमें ज्यादातर क्षेत्र जो थे वह मौर्य साम्राज्य में नहीं आते थे। हाँ, फिर आप सिक्किम का जो क्षेत्र है वह मौर्य साम्राज्य में नहीं आता था। फिर यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ हिस्सा उड़ीसा का, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का, हल्का सा, यह नहीं आता था मौर्य साम्राज्य में। तमिलनाडु का कुछ हिस्सा मौर्य साम्राज्य में नहीं आता था। और यहाँ पर कश्मीर, लद्दाख का कुछ हिस्सा, कश्मीर तो आता था, लद्दाख का कुछ हिस्सा मौर्य साम्राज्य में नहीं आता था। और उसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र आते थे? नेपाल का बहुतायत हिस्सा, आधा से 75% हिस्सा मौर्य साम्राज्य में आता था। हाँ, यह आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कश्मीर तो आता ही था, और साथ ही साथ यह पूरा जो इस समय का जो पाकिस्तान है वह भी मौर्य साम्राज्य में था। और अफगानिस्तान भी आधा से ऊपर मौर्य साम्राज्य में था। अफगानिस्तान का काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, यह सब मौर्य साम्राज्य में आते थे। तो कितना बड़ा विस्तृत क्षेत्रफल था मौर्य साम्राज्य का, आप समझ ही सकते हैं। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल था मौर्य साम्राज्य का। देखिए इसमें टेक्सिया कहा गया है, यह सब यूनानी शब्द हैं। मथुरा, उज्जैन, बोधगया, सांची, पाटलिपुत्र, ये मौर्य साम्राज्य के कुछ बड़े नगर थे। बोधगया, उज्जैन, ये सब मौर्य साम्राज्य के बड़े नगर थे। तो इसे आप समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य साम्राज्य था वह कितना बड़ा था, कितना विशाल था। आगे देखेंगे, कौटिल्य ने रणनीति प्रदान की, जबकि चंद्रगुप्त ने इसे क्रियान्वित किया। उन्होंने अपनी भाड़े की सेना खड़ी कर ली थी। फिर वे पूर्व की ओर मगध में चले गए। लड़ाइयों की एक श्रृंखला, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के मध्य जो लड़ाई हुआ था, स्टेप बाय स्टेप हुआ था, उसकी बातें हैं इसमें, उसके तथ्य दिए हुए हैं। लड़ाइयों की एक श्रृंखला, उन्होंने घनानंद को हराया और लगभग 321 बीसी में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। जब घनानंद हार गया तो मौर्य साम्राज्य का नींव पड़ा ऐसे। फिर देखेंगे 305 बीसी में, 305 ईसा पूर्व में, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई किससे हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई सेल्यूकस हुई थी, जो सिकंदर महान का क्या था? सिकंदर महान का थल सेनापति था, उससे लड़ाई हुई थी 305 बीसी में। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि की, जिसमें चंद्रगुप्त ने बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम में क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया। मतलब काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, जिसका अगर यूनानी शब्द देखा जाए तो पेरीपिमिसदाई, अराकोसिया, एरिया, जेड्रोसिया, यह यूनानी शब्द हैं। तो यह सब क्या थे? यह सब सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी मिले। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर सेल्यूकस जब आपस में एक दूसरे के संबंधी बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास विशाल हाथी, बहुत सारे हाथी रहते हैं, तो वह 500 हाथियों का गिफ्ट, 500 हाथियों का उपहार सेल्यूकस को भी देता है। सेल्यूकस निकेटर ने शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध से परहेज किया। जब वह जान गया कि चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली है, इस मगध की सेना शक्तिशाली है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है बड़ा है, इसके पास बहुत बड़ी सामरिक शक्ति महत्व के हैं, तो सेल्यूकस क्या किया? सेल्यूकस पीछे हट गया। बदले में युद्ध की संपत्ति प्राप्त की, जो इसे इप्सस की लड़ाई में अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जीत की ओर ले जाएगी। 301 बीसी में यह लड़ा गया। मेगस्थनीद चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजता है? मेगस्थनीद को भेजता है। मेगस्थनीद जो क्या था? यह एक यूनानी राजदूत था, जो सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने विस्तार की नीति का नेतृत्व किया और कलिंग और चरम दक्षिण जैसे कुछ स्थानों को छोड़कर लगभग पूरे वर्तमान भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसका शासनकाल 321 बीसी से 297 बीसी तक चला। इन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में राजगद्दी छोड़ दी। चंद्रगुप्त मौर्य वह व्यक्ति थे जो बिंदुसार के पक्ष में, मतलब जब वृद्ध हो गए तो उसने अपने पुत्र बिंदुसार को राजा बनाया और स्वयं संन्यास लेने के लिए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया और संलेखना पद्धति द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया।
जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। इन्होंने जैन धर्म अपना लिया और कहा जाता है कि श्रवणबेलगोला में जैन परंपरा के अनुसार खुद को भूखा मार डाला। मतलब संलेखना पद्धति जो होती है, संलेखना पद्धति होती है, इसमें उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया जाता है। मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक बिंदुसार था। यह जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसने 297 बीसी पूर्व से 273 बीसी पूर्व तक शासन किया। ग्रीक स्रोतों में इसे अमित्रघात मतलब दुश्मनों का संहारक या अमित्रोचेटस भी कहा जाता है। डायमेकस इसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था। तो बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत था? डायमेकस भेजा गया था। इसने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का सूबेदार बनाया। मतलब बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को कहाँ का राज्यपाल बनाया था? उज्जैन का राज्यपाल बनाया था। अच्छा, अशोक का एक भाई था सुसीम। सुसीम को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था? तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया था। माना जाता है कि बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को मैसूर तक भी बढ़ाया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य का विस्तार किया था, उसका विस्तार बिंदुसार ने भी किया था। अगला जो उल्लेख है चाणक्य के बारे में है। चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे, जो इनके मुख्यमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। वह तक्षशिला में एक शिक्षक और विद्वान थे। अन्य नाम चाणक्य के अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त हैं, कौटिल्य हैं। वह बिंदुसार के दरबार में मंत्री भी थे। उसने अपने छात्र चंद्रगुप्त के माध्यम से नंद सिंहासन और मौर्य साम्राज्य के उत्थान के पीछे मास्टर रणनीति होने का श्रेय दिया था। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा, जो राज्य कला, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ है। 12वीं सदी में अर्थशास्त्र के लुप्त हो जाने के बाद 1905 में और समाजशास्त्री ने अर्थशास्त्र की फिर से खोज की थी। काम में 15 पुस्तक हैं और 180 मतलब जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है इसमें 180 अध्याय शामिल हैं। मुख्य विषय में बांटा गया है। देखिए, अर्थशास्त्र को कई भागों में बांटा गया है। राजा, मंत्री परिषद, सरकार के विभाग, फिर सिविल और आपराधिक कानून, फिर युद्ध की कूटनीति, यह इन सब भागों में बांटा गया है अर्थशास्त्र को। इसमें व्यापार और बाजारों की जानकारी, मंत्रियों, गुप्तचरों, राजा के कर्तव्य, नैतिकता, सामाजिक कल्याण, कृषि, खनन, धातु विज्ञान, चिकित्सा, जंगलों आदि की जांच करने की विधि शामिल है। चाणक्य को भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता है। मतलब भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? यह हमेशा पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं। 323 बीसी में मतलब ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 323 बीसी में सिकंदर महान की मृत्यु के मद्देनजर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के पूर्व साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी किनारों से पंजाब क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। तो इन्होंने जीत प्राप्त किया था। तो 323 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? घनानंद को हराया था। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ? अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का पतन काफी तेजी से हो गया। अच्छा, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का पतन क्यों होता है? क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग को अंगीकार किया था, मध्यम मार्ग की बात करता था। उसने सत्य और अहिंसा की बात की थी। तो अहिंसा छोड़कर जब वह अहिंसा छोड़ दिया तो वह सेना रखना छोड़ दिया, सैन्य शासन पर कम बल दिया, सेनाओं को मजबूत कम करने लगा। सामरिक स्थिति को जो मजबूत बनाना हर एक शासक का कार्य था, उस पर सामरिक स्थितियों पर भी वह जोर नहीं दिया। इसलिए वजह से मौर्य वंश का पतन होता गया। इसका एक स्पष्ट कारण कमजोर राजाओं का उत्तराधिकारी भी था। अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए अशोक के, वह क्या हुए? वह कमजोर थे, अयोग्य थे। उन्होंने शासन व्यवस्था में विशेष जोर नहीं दिया। एक अन्य तात्कालिक कारण मुगल साम्राज्य को दो भागों में विभाजन था। तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया
और कई भागों में मौर्य साम्राज्य का विभाजन होता गया। अगला प्रश्न है आपका, क्या गुप्त वंश और मौर्य वंश एक ही हैं? तो आपको तो यह कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि गुप्त वंश और मौर्य वंश एक ही हैं, क्योंकि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच का देखिए, श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब द्वितीय। तो इस तरह से गुप्त वंश के अलग अलग शासक हुए, लेकिन गुप्त वंश और मौर्य वंश में काफी अंतर है। पहली बात तो कि मौर्य वंश का समय काल मौर्य वंश के बाद ही, मौर्य वंश के बहुत बाद गुप्त वंश आता है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और मौर्य वंश की स्थापना की थी किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो अंतर काफी है, लेकिन देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य की तुलना में मौर्य साम्राज्य विशाल था। मौर्य साम्राज्य शासकों ने एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली का पालन किया, जबकि गुप्त शासकों ने एक विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली का पालन किया। मौर्य शासकों के मुख्य रूप से गैर हिंदू धर्मों का समर्थन, मौर्य शासकों ने क्या किया? गैर हिंदू धर्मों का भी समर्थन किया और प्रचार प्रसार किया, जबकि गुप्त शासकों ने हिंदू धर्म के पालन और प्रचार पर बल दिया। तो यह दोनों बातें आप देख लीजिएगा। अच्छा, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? आप जान लें कि मौर्य साम्राज्य जो था केंद्रीकृत प्रशासन पर बल दिया था। मतलब समस्त शक्ति क्या होती थी? केंद्र में होती थी। केंद्र में ही होती थी। लेकिन यहाँ पर गुप्त वंश में जो समस्त शक्ति थी वह कुछ शक्तियां केंद्र में थी, लेकिन कुछ शक्तियों को विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के तहत भी लाया गया था। जैसे हमारे जानते हैं कि हमारा जो देश है उसमें कई सारे राज्य हैं और राज्य भी कुछ मामलों में स्वतंत्र होते हैं। ज्यादातर मामलों में नहीं, लेकिन कुछ मामलों में राज्य भी स्वतंत्र होते हैं। इसे ही विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, जब शक्ति का बंटवारा हो जाता है, ठीक, तो इसे विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या गुप्त वंश और मौर्य वंश का एक ही है, इसके बारे में प्रकाश डाला गया है। तो यह आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।